ओके, तो आज का टॉपिक है ट्रैकिया और ईसोफेगल फिस्टुला, जो कि एक कंजेनाइटल डिजीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रैकिया ईसोफेजियल फिस्टुला। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक कंजेनाइटल डिजीज़ होता है जो कि बच्चों में जन्मजात होता है। ये एक्वायर्ड नहीं होता, ये ना तो किसी बैक्टीरिया से होता है, ना तो किसी ट्रॉमा से होता है। ये बच्चों में जन्म के दौरान ही होता है। इसके ना 5 टाइप होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और आपका होता है टाइप 5। टाइप 5 को हम एच टाइप भी बोलते हैं, और इसे हम एच टाइप क्यों बोलते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फिस्टुला का मतलब होता है एक एबनॉर्मल ओपनिंग। एबनॉर्मल ओपनिंग माने तो जैसे अगर ये ईसोफेगस है और ये ट्रैकिया है, अगर ये मिलके एक ओपनिंग यहाँ बना लेते हैं जो कि एक एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे एक फिस्टुला बन गया है। तो इसका मतलब होता है फिस्टुला। और ट्रैकिया ईसोफेजियल मतलब ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला बनता है, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला। ओके, और ये 5 टाइप का होता है, 1 2 3 4 5। और 5 टाइप होता है उसे हम एच टाइप का भी बोलते हैं। और अब ये धीरे धीरे करके हम इन 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और बाद में हम इनके साइन एंड सिम्टम्स को भी देखेंगे और इसके कॉज को भी देखेंगे जो कि जेनेटल होता है, और इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन को देखेंगे, और फिर इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट्स को देखेंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं टाइप 1 फिस्टुला। टाइप 1 ईसोफेगल फिस्टुला भी हम इसे कहते हैं। तो ये TEF, अब हम यह शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाइएगा कि ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला के लिए है फर्स्ट। तो TEF फर्स्ट में, तो TEF फर्स्ट में क्या होता है? TEF फर्स्ट में होता है कि हमारा जो ईसोफेगस है, और ये हमारा ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट है। डिस्टल पार्ट माने तो जो कि इससे दूर है, इसके बीच में ना कोई ओपनिंग दोनों तरफ की क्लोज रहती है। अब जब हम ये करें, इसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं एट्रेसिया। इसके बीच में एट्रेसिया होता है। एट्रेसिया का मतलब होता है जैसे ये ओपनिंग यहाँ ईसोफेगस की पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ये बंद हो जाती है। और ईसोफेगस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये ईसोफेगस का जो डिस्टल पार्ट है, इसकी भी ओपनिंग बंद होती है। तो ये जो क्लोज ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं अट्रेसिया। अट्रेसिया का मतलब होता है जो कि ओपनिंग होनी चाहिए थी वो ओपनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो हम इसे कहते हैं अट्रेसिया। तो ये अट्रेसिया टर्म यहाँ यूज़ किया जाता है। तो जो TEF1 है यानी ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला फर्स्ट, इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस दोनों की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज होती है, यानी दोनों में हमें अट्रेसिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें कोई फिस्टुला देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अट्रेसिया देखने को मिलता है। तो ये हमारा टाइप 1 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला होता है। इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट जो ईसोफेगस की होती है उनकी ओपनिंग क्लोज होती है। उन दोनों के बीच में हमें अट्रेसिया देखने को मिलता है। इसे ही हम ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला फर्स्ट कहते हैं। इसके हमें नुकसान क्या क्या होते हैं कि जब भी बच्चा खाना खाएगा तो वो ईसोफेगस में नहीं पहुंचेगा, आगे स्टोमक में भी नहीं पहुंचेगा, तो यहीं पे बच्चा खाना अटक जाएगा, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन होगा, बच्चे को चॉकिंग देखने को मिलेगी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स कुछ देखने को मिलेंगे जो कि हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला। ये हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्म आपने देख लिया ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला के। तो टाइप 2 ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला ये क्या होता है? यहाँ से जो हमारा ईसोफेगस आता है
और यहाँ जो ईसोफेगस का जो फर्दर आगे का पार्ट होता है, जो ईसोफेगस का अपर पार्ट या कहीं ईसोफेगस का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो ना लंग्स से फिस्टुला बनाता है। फिस्टुला का मतलब यहाँ पे आपने देखा था एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ ये ट्रैकिया है, यहाँ ये ईसोफेगस है, इन दोनों की एक एबनॉर्मल ओपनिंग यहाँ बन जाती है, इसे हम फिस्टुला कहते हैं, आपको पता था। तो यहाँ जो ईसोफेगस की प्रॉक्सिमल एंड है ये ट्रैकिया के साथ या सीधा सीधा कहिए लंग्स के साथ एक एबनॉर्मल ओपनिंग यहाँ बनाती है। ये आपका लंग्स है, ये इसके साथ एक एबनॉर्मल ओपनिंग बनाती है। और साथ ही साथ जो डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड है, ये किस चीज़ का डिस्टल एंड है? ये डिस्टल एंड है ईसोफेगस का। ऑलराइट, तो ईसोफेगस का डिस्टल एंड है, इसकी ओपनिंग क्लोज होती है, तो इस क्लोज ओपनिंग को हम अट्रेसिया कहते हैं। तो जो टाइप 2 हमारा ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला है, इसमें हमें अट्रेसिया तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें यहाँ फिस्टुला भी देखने को मिलता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अट्रेसिया हमें देखने को मिलेगा डिस्टल, डिस्टल माने होता है दूर का, क्योंकि ये ईसोफेगस का दूर का पार्ट है, इसलिए हम इसे डिस्टल कहते हैं। ये ईसोफेगस का पास का पार्ट होता है, जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, इसे हम प्रॉक्सिमल टर्म में इसका यूज़ करते हैं। ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो यहाँ आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो अट्रेसिया हमें डिस्टल पार्ट में देखने को मिलता है, फिस्टुला हमें देखने को मिलता है इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में, जो कि लंग्स के साथ बनता है। अब इसका साइन ऑफ सिम्टम्स तो हम बाद में सभी के कंबाइन रूप से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ धीरे धीरे देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्योंकि यहाँ अट्रेसिया देखने को मिल रहा है हमें प्रॉक्सिमल पार्ट में, सॉरी अट्रेसिया हमें देखने को मिल रहा है डिस्टल पार्ट में, फिस्टुला हमें देखने को मिल रहा है प्रॉक्सिमल पार्ट में। तो क्योंकि यह फिस्टुला बन रहा है लंग्स के साथ में, तो जो भी बच्चा खाना खाएगा यहाँ से वो बच्चे को लंग्स में भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, और एक तरीके से भी बच्चा फ्लूइड वगैरह खाएगा तो वो बच्चे के लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में भी हमें फूड देखने को मिल सकता है, फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन को कहेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आएगी या चौक होगा, या फिर सीधा सीधा हम बोलें कि इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को जो है ओके, तो जैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे तो हमें दम, बच्चे का दम घुटेगा, बच्चा दूध पिएगा तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खांसी आएगी, बच्चे को कफिंग होगी, और साथ ही साथ बच्चे को एक्सेसिव ड्रूलिंग देखने को मिलेगी। एक्सेसिव ड्रूलिंग यहाँ देखने को मिलेगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सेसिव ड्रूलिंग। अब एक्सेसिव ड्रूलिंग का यहाँ मतलब है कि बच्चे को हाई अमाउंट ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ना बच्चे का जो डिस्टल एंड है वो तो क्लोज है, प्रॉक्सिमल एंड से जो भी बच्चा खा रहा है वो ट्रैकिया में जा रहा है, लेकिन बच्चे के जो माउथ में, और हम कह सकते हैं कि सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बच्चे के स्टमक में नहीं जा रहा, तो बच्चे का सलाइवा जो है वो यहीं एक्यूमुलेट होता रहेगा और बच्चे को एक्सेसिव ड्रूलिंग यहाँ देखने को मिलेगी, जिसे हम कहेंगे कि सलाइवा का सिक्रीशन माउथ से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे टाइप 3 TEF, टाइप 3 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला क्या होता है। टाइप 3 ईसोफेगल फिस्टुला में अभी ऊपर आपने देखा कि एक जगह जो टाइप 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें दोनों तरफ हमें एट्रेसिया देखने को मिला था, यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में। यहाँ हमें एट्रेसिया देखने को मिला था केवल डिस्टल पार्ट में, और एबनॉर्मल ओपनिंग बनी थी प्रॉक्सिमल एंड में। यहाँ पे जो एबनॉर्मल ओपनिंग बनेगी वो जो ये ईसोफेगस है, और इसके अपर पार्ट में तो जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका, इसमें तो हमें देखने को मिलेगा अट्रेसिया, लेकिन जो इसका लोअर एंड है इसमें हमें फिस्टुला देखने को मिलेगा, जो कि स्टमक ये नीचे आपका आ गया, और ये हमें देखने को मिलेगा आपके ट्रैकिया के साथ। तो इसका जो डिस्टल पार्ट है वो फिस्टुला बनाएगा ट्रैकिया के साथ। अब जब ट्रैकिया से बच्चा सांस लेता है, जैसे ही ट्रैकिया से
एयर यहाँ पे आएगी तो एयर कुछ अमाउंट में स्टमक में भी जाएगी। तो टाइप 3 TEF ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला का जो मेजर साइन होता है वो होता है आपका एबडोमिनल डिस्टेंशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एबडोमिनल डिस्टेंशन यानी जो स्टोमक है उसमें एयर जाएगी कुछ मात्रा में, क्योंकि यहाँ एक फिस्टुला बन के तैयार हो चुका है ट्रैकिया के साथ में। तो एबडोमिनल डिस्टेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो प्रॉक्सिमल एंड है उसमें आपको एट्रेसिया देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका एट्रेसिया भी प्रेजेंट होगा, आपका फिस्टुला भी प्रेजेंट होगा। अब एट्रेसिया फिस्टुला आपके टाइप 3 टाइप 2 में भी प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ जो एट्रेसिया था वो डिस्टल पार्ट में था, जो फिस्टुला था वो प्रॉक्सिमल पार्ट में था। यहाँ पे जो आपका एट्रेसिया है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में डिस्टल पार्ट में ना हो करके, और जो फिस्टुला बन रहा है वो आपके डिस्टल पार्ट के साथ बनेगा, जो कि ट्रैकिया के साथ बनेगा। और मेजर साइन एंड सिम्टम्स इसका आपको दिखेगा एब्डोमिनल डिस्टेंस। तो इतना टाइप 3 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला के बारे में इनफ है जानने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 4 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला। ओके, तो वी आर डिस्कस अबाउट टाइप 4 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला। इसमें हमें ट्रैकिया के साथ और इस ईसोफेगस के जो बोथ एंड हैं, अब यहाँ बोथ एंड कौन कौन से हैं, एक तो है आपका प्रॉक्सिमल एंड अनोदर वन इज डिस्टल। ये दोनों के दोनों आपके फिस्टुला तैयार करेंगे। और यहाँ मेजर बात समझने की है कि यहाँ जो एट्रेसिया होगा, जो क्लोजनिंग होगी एक पार्ट की वो एब्सेंट होगी। यहाँ कोई भी एट्रेसिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर आर नो एट्रेसिया प्रेजेंट हेयर। ओके, तो प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट दोनों मिलके फिस्टुला बनाएंगे। अब ये कैसे बनाते हैं तो डायग्रामेटिक व्यू हम इसका एक देख लेते हैं। देखिए, ये आपका ईसोफेगस का प्रॉक्सिमल एंड, ये आपका ईसोफेगल का डिस्टल एंड। अब प्रॉक्सिमल एंड तो आपका ट्रैकिया के साथ ही साथ बनाएगा फिस्टुला, लेकिन साथ ही साथ जो ये एब्डोमिनल वाला पार्ट है, ये जो स्टोमक है आपका, ये भी इसके साथ में हम बोलें कि ये थोड़ा गलत हो गया, इसे अगेन दोबारा देखते हैं। ये आपका ईसोफेगस का प्रॉक्सिमल एंड, ये आपका ईसोफेगस का डिस्टल एंड। अब यहाँ से ट्रैकिया सीधा सीधा आएगा। अब ये भी यहाँ से एक फिस्टुला बनाएगा आपका प्रॉक्सिमल एंड, और यहाँ से डिस्टल एंड भी ये फिस्टुला बनाएगा। अब ये यहाँ दो फिस्टुला बनाएंगे। यहाँ अलग अलग फिस्टुला ये नहीं बनाते, अलग अलग फिस्टुला बनाते हैं या कंबाइन तौर पे एक ही फिस्टुला नहीं बनता है, दो फिस्टुला बनते हैं ट्रैकिया के साथ में। अब ये आपका स्टोमक है, तो यहाँ हमें केवल और केवल फिस्टुला देखने को मिलेगा, और इसमें आपका प्रॉक्सिमल एंड अलग फिस्टुला बनाएगा और डिस्टल एंड अलग फिस्टुला बनाएगा। मैं ये आपको इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि टाइप 5 जब हम पढ़ेंगे वो भी इससे मिलता जुलता होगा, और इस दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ दो फिस्टुला प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड अलग अलग बनाएंगे। ओके, तो जो टाइप 4 है उसमें ओनली फिस्टुला होगा, और जो आपका एट्रेसिया होगा वो एब्सेंट होगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 ट्रैकिया ईसोफेगल फिस्टुला, आपको ध्यान रख। ओके, इसमें हम जो हमारा ईसोफेगस है और हमारे ईसोफेगस का जो ये डिस्टल पार्ट है और ये जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये दोनों कंबाइन रूप से, इसलिए मैं कह रहा था कि टाइप 4 पे आपको मेजर ध्यान देना है क्योंकि इसमें भी कोई एट्रेसिया प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो एट्रेसिया होता है
वो प्रेजेंट ही नहीं होता, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ फिस्टूला होता है। अब क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो टाइप 5 और टाइप 4 के लिए, इसलिए हमने यह समझा था कि यहाँ पे जो फिस्टूला बन रहा है वो प्रॉक्सिमल एंड अपना अलग बना रहा है ट्रैकिया के साथ में, डिस्टल एंड अपना अलग बना रहा है ट्रैकिया के साथ में। बाद में मैं आपको अलग से डायग्राम्स भी शो करूँगा। ओके, और तो लेकिन यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है कंबाइन रूप से एक फिस्टूला आपका यहाँ बना रहे हैं। ये नीचे आपका स्टमक मैंने दिखा दिया है, ये ट्रैकिया के साथ में कंबाइन रूप से बनाते हैं। और क्योंकि ये आपको देखने में लग रहा होगा एच की तरह, ये एच ऐसी होती है ना आपकी, तो ये एच की तरह आपको देखने में लग रहा होगा, इसीलिए हम टाइप 5 को एक और नाम देते हैं कि टाइप एच फिस्टूला, मतलब सॉरी टाइप एच TEF, यानी ये टाइप 5 को हम एक और नाम से जानते हैं टाइप एच ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टूला, क्योंकि यहाँ ये जो शेप आपको दिख रही है ये एच तरीके की है, इसीलिए। ओके, यहाँ हमारे पांचों टाइप ख़त्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ कॉज की बात करेंगे कि कॉज क्या होते हैं। कॉज तो देखो सारे के सारे कंजेनाइटल ही होते हैं, जन्मजात होते हैं, कोई भी एक्वायर नहीं होता, कोई भी ट्रॉमा से नहीं होता है। फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल में हो कैसे जाता है। देखो जो मदर है, अगर मदर ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है तो कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ सेल्स में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जो बच्चे का ग्रोथ होती है, जो मदर के यूटेरस में है अभी, जो फीटस के रूप में है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका एक मेजर कॉज जो होता है हमारा रेडिएशन होता है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो हमारे स्ट्रक्चर्स जो है बेबी के ठीक से नहीं ग्रो हो पाते हैं, नहीं डेवलप हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ओके, यही ये जो मेजर कॉज है हमारे, और इसके आगे कोई कॉज नहीं होता क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता नहीं है और कोई ट्रॉमा इंजरी से ये होता नहीं है। अब मेजर चीज़ यहाँ समझने की है कि हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ 3C याद रखने हैं, 3C। ओके, 3C का मतलब क्या है। एक C तो आपकी होगी चॉकिंग, क्योंकि बोथ एंड यहाँ पे क्लोज है, देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एंड्स क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, तो स्टमक में फूड नहीं आ रहा है और फूड अपर पार्ट में ही बेबी के रह रहा है इसोफेगस में, तो यहाँ चॉकिंग बहुत मामूली बात है देखने के लिए। और कफिंग, क्योंकि बच्चे के स्टमक में नहीं आ रहा है, और कुछ अदर टाइप ऑफ फिस्टुलास थे, अदर टाइप ऑफ ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुलास थे, जिसमें थोड़े से फूड पार्टिकल आपके लंग्स में जा रहे थे, ट्रैकिया में जा रहे थे, तो इसलिए आपको कफिंग भी देखने को मिलेगी। और साइनोसिस बच्चे की बॉडी का जो कलर है आपको ब्लूइश देखने को मिलेगा। ये मेजर 3 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, जिन्हें हम 3C से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि व्हाट ऑल दी 3C's प्रेजेंट इन ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, तो आपको बताना है 3C रिप्रेजेंट इन ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला इज शॉकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस। और साइनोसिस का मतलब है कि ब्लूइश कलर इन द बॉडी, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ब्लूइश और कलर इन द बॉडी। ओके ओके, और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एक्सेसिव ड्रूलिंग, एक्सेसिव ड्रूलिंग क्या होती है, और ड्रूलिंग का मतलब है एक्सेसिव सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवा यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे के और जो डिस्टल पार्ट है वो क्लोज हो चुकी है ओपनिंग, उस कॉज में आप, क्योंकि जो भी बच्चा खा रहा है, जो भी बच्चा निगल रहा है, हमारे मुंह में भी सलाइवा बनता है ना 1-1.5 लीटर, लेकिन हम तो उसे निगल लेते हैं, हमारे स्टमक तक वो पहुंच जाता है, लेकिन बेबी की तो ट्रेस यहाँ है, ओपनिंग्स एक तरफ क्लोज है, तो बच्चे का सलाइवा कहाँ जाएगा, वो बाहर ही निकलता रहेगा मुँह से। तो एक्सेसिव ड्रूलिंग मीन्स एक्सेसिव सलाइवा हमें देखने को मिलेगा। और बच्चे का जो वज़न होगा वो कम होगा, क्योंकि बच्चा ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, तो हमें यहाँ पुअर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो हम साइन ऑफ सिम्टम्स में बोल सकते हैं इसे कि हमें माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा बच्चे में। पुअर वेट गेन बच्चे का होगा, वेट लॉस बच्चे का होगा, ओके, क्योंकि बच्चा ठीक से खा नहीं पाएगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेंगी, फीडिंग के दौरान, जब भी बच्चे की माँ बच्चे को फीडिंग कराएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, तब आप
ये देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे मेजर चीज़ हो गई है हमारी। अब हमें डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन यहाँ देखना है कि क्या क्या ऐसे डायग्नोसिस हैं जो कि हम करेंगे इनमें। देखो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब हम बच्चे में चेक करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो, तो हम एक्सरे चेक नहीं करते। तो उस टाइम पे अगर हम बच्चे की एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं तो हम यूएसयू ही काफ़ी सेफ़ होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें हम किसी भी तरीके का रेडिएशन का यूज़ नहीं करते। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसमें साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। साउंड वेव्स टकरा के वापस आती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसकी वजह से हमें एक इनर बॉडी पार्ट्स की इमेज हमें देखने को मिलती है। और जब भी हम बच्चे की टेस्टिंग करते हैं तो इसमें हम एक्सरे करते हैं, और एक्सरे के साथ आपको बात याद रखनी है कि बैरियम स्वेलो हम यहाँ कराते हैं। अब बिना बैरियम स्वेलो के नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बैरियम स्वेलो है इससे एक्सरेज टकरा के वापस आती है और एक प्रॉपर इमेज बनाती हैं, जिससे हम इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर ठीक से देख पाते हैं। नॉर्मली हम इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर एक्सरे में ठीक से इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं उससे एक्सरे की रेडिएशन फुल तरीके से पास हो जाती है। और जब वो एक्सरे की रेडिएशन फुल तरीके से पास हो जाती है तो हमें कोई भी इमेज नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एक्सरे इमेज जब बनाता है जब कोई भी टकरा के वापस आती है। तो इसलिए हम एक्सरे में बच्चे को बेरियम स्वेलो कराएंगे, ताकि बेरियम स्वेलो से जब इमेज टकरा के वापस आएगी तो हमें उसके सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि ईसोफेगस और स्टोमक उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, बोन स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो उनकी इमेज के लिए हमें बेरियम स्वेलो कराना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ मेजर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे जो कि हम यहाँ बच्चे को करेंगे। और फिर हम सीबीसी वगैरह तो करेंगे ही अगर हमें उसका सर्जिकल इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि इसमें मेजर आपका सर्जिकल इवैल्यूएशन ही रहता है। कोई भी मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से आप ये ठीक नहीं कर सकते। ओके, तो सीबीसी एंड ब्लड टेस्टिंग तो रहते ही रहते हैं, तो ये आपको कॉमन सेंस की बात याद होगा। ओके, अब हम इसका प्री ऑपरेटिव मूवमेंट, क्योंकि इसमें मेजर हमारा जो से ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जरी करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले की जो केयर होती है, पहले का जो मैनेजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ओके, तो पहले क्या आप मैनेज करोगे? सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कोई भी सर्जरी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें निल पर ओरल रहना होता है, यानी हमें मुंह से कुछ खाने को नहीं देना बच्चे को। ओके, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ क्योंकि बच्चे को वीकनेस ना हो, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा लेकिन बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कहाँ देंगे, कैसे देंगे? न्यूट्रिशन देंगे आईवी फ्लूइड से, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो ये आपको बच्चे को देना है। बच्चे को पोजीशनिंग क्या देंगे? पोजीशनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है बच्चे को, क्योंकि बच्चा ना सलाइवा अपना स्वेलो कर पा रहा, ना ठीक से खा पी रहा है। तो हम बच्चे को जो पोजीशन देंगे वो बच्चे को देंगे सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में मेजर बात याद रखने की ये है कि जब भी आप बच्चे को सुपाइन पोजीशन देंगे उसका हेड जो है 30 डिग्री एंगल पे एलिवेट होना चाहिए। ये एंगल बनाया है मैंने, एंगल, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस में समझ लेना। हेड जो है 30 डिग्री पे एलिवेट रहना चाहिए बच्चे का। ये बच्चे का ऑपरेशन करने से पहले इतनी केयर तो देनी ही देनी है। और गैस्ट्रोटोमी का गैस्ट्रोमी ट्यूब का हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे का जो यहाँ जैसे एट्रेसिया बन चुका है तो यहाँ बच्चे ने कुछ भी खाया होगा तो यहाँ बच्चे का जमा हुआ होगा, एक्यूमुलेशन हुआ होगा। अब वो यहाँ हमें ये साफ़ करना है, वरना यहाँ बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फूड पार्टिकल स्टोमक में तो है नहीं, ईसोफेगस में अटक गया ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अटरेसिया, तो क्योंकि हमें इसके ये सारा जो भी फूड पार्टिकल्स है ये हमें साफ़ करना है ईसोफेगस से, तो हम यहाँ गैस्ट्रोटोमी ट्यूब का यूज़ करेंगे। और जब हम यहाँ एक और चीज़ यूज करेंगे जो कि होगी क्लीन द ब्लाइंड पाउच। क्लीन द ब्लाइंड पाउच।
अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ब्लाइंड पाउच क्या होता है। और ब्लाइंड पाउच मीन्स होता है नॉर्मली कोई भी ओपनिंग यहाँ से होती है तो वो पूरा ओपन होती है नीचे तक, लेकिन जब किसी भी ट्यूब की एक सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा तो सिंगल ओपनिंग होती है, तो हम उसे ब्लाइंड पाउच बोलते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्लाइंड पाउच, कि जहाँ से अगर कुछ पार्टिकल जा रहा है तो वो आगे वापस भी उसी ही पैसेज से उसे आना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम यह टर्म करते हैं ब्लाइंड पाउच। तो इसलिए तो हम अट्रेसिया को भी ब्लाइंड पाउच से यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ फूड पार्टिकल का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा और सर्जरी से पहले हमें ये सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, वरना सर्जरी करने के दौरान ये सारे पार्टिकल्स इंटरफियर करेंगे और एक मेजर कॉज बन जाएंगे सेप्सिस का, जो कि हमारे सर्जरी का फेलियर रेट काफ़ी बढ़ा देगा और हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो हमें क्लीन करना पड़ेगा ब्लाइंड पाउच को। इसके लिए हम वैक्यूम एस्पिरेशन जो टेक्निक होती है, जिसमें हम वैक्यूम जनरेट करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, अपनी तरफ खींचता है सब कुछ, ऐसे ही हम वैक्यूम एस्पिरेशन टेक्निक यहाँ यूज करते हैं। ये सारी हमारी ऑपरेशन करने से पहले की जितनी भी मैनेजमेंट है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सर्जरी, जो कि यहाँ मेजर ट्रीटमेंट है। इसके अलावा सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बचता है। इसकी सर्जरी को बोलते हैं हम एनास्टमोसिस। अब एनास्टमोसिस में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये ओपनिंग बंद है, यहाँ पे भी ये ओपनिंग बंद है, तो इससे सर्जिकली यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे और इस ओपनिंग को सूचर के लिए जोड़ देंगे। यहाँ पे भी टाइप 2 ट्रैकियोसेफेलिक फिस्टुला में यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ पे सूचर से बंद कर देंगे और यहाँ की ओपनिंग को सूचर से जोड़ देंगे। तो यही हम सर्जरी में करते हैं और इस पूरी सर्जरी को हम नाम देते हैं एनास्टमोसिस। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसमें हम रिपेयर करते हैं आपके फिस्टुला को, अट्रेसिया को। ओके, तो ये आपका यहाँ सर्जिकल इवैल्यूएशन भी ख़त्म हो गया। अब सर्जरी करने के बाद भी आपको डायरेक्ट बच्चे को घर नहीं भेज देना है कि सर्जरी हो गई जाओ भाई घर जा सकते हो। नहीं, आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखनी है कि सर्जरी का सक्सेस रेट कितना है, क्या बच्चा अभी भी कंफर्टेबल है कुछ खाने पीने के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट ऑपरेटिव भी जैसे हम बोल सकते हैं केयर। तो ये एक आपकी हेडिंग बनेगी। ओके, तो हमें बच्चे को नील पर ओवरल कम से कम 72 आवर्स तक, या मिनिमम कहें तो 48 आवर्स तक, हाँ आप 48 आवर्स तक का अप्रॉक्स मान लीजिएगा कि इतना तो हमें बच्चे को रखना है। सर्जरी के तुरंत बाद बच्चे को कुछ खाने नहीं देना है। और जब हम शुरुआत करेंगे बच्चे की डाइट की, तो हमें स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देनी पड़ेगी। बच्चे को कभी भी एक साथ खाना नहीं खिलाना है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाइट देनी है। 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा डाइट करके बच्चे की शुरुआत करनी है। ये हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आएगा। कभी बच्चे को पूरा खाना नहीं खिलाना है एक ही बार में, थोड़ा थोड़ा स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट हमारी चलेगी, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है तो इंटरनल ऑर्गन्स की रिपेयरिंग में और टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ एक वुंड क्रिएट हो जाता है सर्जरीज में, कट लगते हैं इसी वजह से। अब बात करते हैं आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ओके, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप इसमें क्या प्रेफर करेंगे। देखो, बच्चे की अभी भी सर्जरी हो गया है, तो बच्चे को मामूली सी बात है दर्द हुआ, दर्द में आप बच्चे को एनसाइड प्रेस्क्राइब करो। ओके, बच्चों की सर्जरी हो गई है, बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए आप एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाएंगी वो होगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यहाँ यूज़ करी जाएंगी। इस बात का आपको याद रखना है।